मोनालिसा की खोज के लिए दुनिया भर में पुलिस दौड़ाई गई, चप्पे चप्पे में छापे मारे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। गिरफ्तार की जाने वालों में एक नाम ऐसा भी था जो आगे चलकर दुनिया का सबसे महान चित्रकार बना। नाम था पाब्लो पिकासो। पेंटिंग की दुनिया में पिकासो भी कम बड़ा नाम नहीं था। पिकासो शक के घेरे में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कुछ चोरी की पेंटिंग खरीदी थी। पिकासो से पूछताछ हुई, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस तरह 2 साल बीत गए। अब तक सब मान चुके थे कि मोनालिसा हमेशा के लिए खो गई है, क्योंकि इस दौरान मार्केट में उसे बेचे या खरीदे जाने की कोई बात नहीं चल रही थी। साल 1913 में मोनालिसा एक बार फिर से खबरों में आई। पता चला कि इटली में किसी ने उसे बेचने की कोशिश की है। हुआ यह था कि 29 नवंबर 1913 की तारीख को इटली के एक एंटीक डीलर एल्फ्रेडो गेरी के पास एक खत आया। लिखा था, लियोनार्डो दा विंची की चोरी हुई पेंटिंग मेरे पास है। ये पेंटिंग इटली के पास होना चाहिए, क्योंकि इसे बनाने वाला भी इटली का ही था। लेटर में नीचे दस्तखत में लिखा था लियोनार्डो। एल्फ्रेडो ने खत का जवाब दिया और खतों के जरिए ही एक मीटिंग फिक्स की गई। 10 नवंबर 1913 के रोज 5 फुट 3 इंच का एक शख्स एल्फ्रेडो गिरी के दुकान में दाखिल हुआ। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। पूछे जाने पर उसने अपना नाम लियोनार्डो बताया। उसने पेंटिंग दिखाने के बदले $1,00,000 यानी 2023 के हिसाब से लगभग 80 लाख रुपए रकम मांगी। सौदा तय हुआ। कुछ रोज बाद एल्फ्रेडो इटली की त्रिपोली शहर के एक होटल के कमरे में दाखिल हुआ। ये लियोनार्डो का कमरा था। एल्फ्रेडो ने लियोनार्डो से पेंटिंग के बारे में पूछा। लियोनार्डो उस टाइम हड़बड़ी में था। उसने बिस्तर के नीचे से एक सूटकेस निकाला। सूटकेस के अंदर कपड़े थे। उसने कपड़े हटाए। कपड़े के नीचे एक खुफिया जेब बनी हुई थी। जेब के अंदर से उसने पेंटिंग बाहर निकाली। एल्फ्रेडो गिरी ने पेंटिंग को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और लियोनार्डो को लगा कि उसे पेंटिंग का असली होने का तसल्ली हो चुकी है। वो उठा और उसने डील पक्की करने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाई। एल्फ्रेडो की तरफ से भी एक दूसरा हाथ आया, पर उस हाथ में एक हथकड़ी थी। लियोनार्डो ने गर्दन उठाई तो देखा कमरे में पुलिस आ चुकी थी। तब जाकर उसे समझ में आया कि ये पूरा खेल उसे फंसाने के लिए रचा गया था। जो शख्स खुद को लियोनार्डो बता रहा था, उसका असली नाम वेंचिजो पिरुजिया था। पिरुजिया ने पुलिस को पेंटिंग की चोरी होने की पूरी कहानी बताई। 21 अगस्त 1911 की सुबह लुई म्यूजियम उस रोज मेंटेनेंस के लिए बंद पड़ी थी और ये बातें पिरुजियो को भी मालूम थी। वे बाकी मजदूरों के साथ म्यूजियम में दाखिल हुआ और एक सफेद पोशाक पहन ली, जो म्यूजियम के कर्मचारी की पोशाक थी। इसके बाद वह म्यूजियम में उस जगह पर गया जहां पर मोनालिसा की पेंटिंग टंगी हुई थी। पेंटिंग शीशे के अंदर थी। उसने उसे वहां से उतारा और अपने सफेद लाबादे में लपेट लिया। इसके बाद वह जैसे म्यूजियम में घुसा था वैसे ही बाहर निकल गया। पेंटिंग को उसने 2 साल तक पेरिस में ही रखा, जिसके बाद वह उसे इटली ले गया। यहाँ उसने पेंटिंग को बेचने की कोशिश की और इसी चक्कर में वह आज पकड़ा गया। पेंटिंग बेचने के पीछे उसका मकसद पैसा कमाना था, लेकिन साथ ही साथ वह ये भी चाहता था कि पेंटिंग इटली के पास होना चाहिए, क्योंकि उसे बनाने वाला यानी लियोनार्डो दा विंची इटली का ही था। वेंचुजो पेरुजिया पकड़ा गया। उसे कुछ सालों तक जेल में रखा गया, लेकिन साथ ही वह इटली का हीरो बन गया था। हालांकि इटली के सरकार ने फैसला किया कि मोनालिसा की पेंटिंग को फ्रांस को लौटा दिया जाए, क्योंकि फ्रांस के सम्राट किंग फ्रांसिसी ने उसे लियोनार्डो दा विंची से खरीदा था। दिसंबर 1913 में मोनालिसा की पेंटिंग को फ्रांस में लौटा दिया गया। मोनालिसा लौट आई जैसे घर से रूठकर भागा कोई बच्चा लौट आया हो। जिस प्रकार वापस लौटे बच्चे को घर में रहने वाले बच्चों से ज्यादा प्यार मिलता है, उसी तरह इस पेंटिंग को ज्यादा फेमस मिलने लगे और इस चोरी की घटना ने पूरी दुनिया में मोनालिसा को फेमस कर दिया। मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। आंकड़े भी इसकी गवाह देते हैं। हर साल लगभग 1 करोड़ लोग ल्यू म्यूजियम आते हैं। इसमें 75% विदेशी पर्यटन होते हैं।
म्यूजियम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इसमें 80% लोग खास तौर पर मोनालिसा को देखने के लिए आते हैं। मोनालिसा की प्रसिद्धि की कई विचारधाराएं भी बनी है। मसलन कहा जाता है कि इनकी मुस्कुराहट बहुत ही रहस्यमयी है। एक नजर में तो मोनालिसा आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर देर तक आप उनको देखते रहोगे तो धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहट गायब होती जाएगी। हालांकि मोनालिसा के कई आलोचक भी रहे हैं जिनका मानना है कि यह पेंटिंग महज मीडिया में आने के कारण फेमस हो पाई है, जबकि इससे बेहतर पेंटिंग दुनिया में आज मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम के एक आर्टिकल में आर्ट क्रिटिक जेनस फरोरो मोनालिसा को 16वीं सदी के किम कार्दाशियन की संज्ञा देते हैं। किम कार्दाशियन एक अमेरिकन सेलिब्रिटी है और वह फेमस भी है, लेकिन क्यों, ये बात भी मोनालिसा की तरह एक रहस्यमय है। फरागो अपनी बात के समर्थन में आंकड़े भी पेश करते रहे हैं। साल 1919 में ब्रिटिश पर्यटकों से एक सर्वे के दौरान पूछा गया कि किस पर्यटक आकर्षण ने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया, तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि 80% लोगों ने इस सवाल का जवाब मोनालिसा दिया। निराश होने की वजह भी थी। 2.5 फीट लंबी इस पेंटिंग को देखने के लिए 12 फीट की दूरी पर खड़ा होना पड़ता था। हजारों के भीड़ में बहुत सारे समय को गंवाना पड़ता था और बस चंद मिनट के लिए हमें इन्हें देखना पड़ता था। जहां तक पेंटिंग के इतिहास की बात है, इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने अक्टूबर 1503 में इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया था। ये जिस महिला की पेंटिंग है उसका नाम लिसा डे जियोकार्डो था, जो एक इतालवी जमींदार की पत्नी थी। जमींदार ने ही लियोनार्डो को पेंटिंग का काम दिया था, लेकिन लियोनार्डो ने इसे जमींदार को नहीं सौंपा, बल्कि किसी कारण से 4 साल तक यह पेंटिंग अधूरी रही। आगे चलकर फ्रांस के सम्राट ने लियोनार्डो दा विंची को फ्रांस में आने का बुलावा भेजा। फ्रांस में पेंटिंग का काम पूरा हुआ और फ्रांस के राजा ने इस पेंटिंग को खरीद लिया। जी हाँ, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालें।